अब आगे बढ़ते हैं। दिवाली के मौके पर निवेश और समृद्धि का मंत्र बनाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल। महेश जी से जानते हैं। महेश जी इस देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक हैं और करीब करीब 25 साल से ज़्यादा का अनुभव इस मार्केट में महेश जी को है। महेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। क्या मार्केट में ये जो करेक्टिव फेज चल रहा है इसको थोड़ा सीरियसली लिया जाए, क्योंकि ये करेक्शन जो आई है वो अब बहुत लोग कह रहे हैं कि अर्निंग्स स्लो डाउन की वजह से आई है। तो अर्निंग्स तो एक बहुत बड़ा मार्केट के लिए ब्रेड एंड बटर है, तो क्या इस करेक्शन को थोड़ा सीरियसली लिया जाए और क्या ये मार्केट यहाँ से और करेक्ट हो सकता है? काफी टाइम के बाद देख रहे हैं कि हम लोग की मार्केट में अभी थोड़ी करेक्शन आ रही है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इलेक्शन के बाद जो मार्केट एक पीक बना था, राइट, रिजल्ट्स के बाद, वहां से मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो काफी वीक हो गई है। ब्रेड्थ वीक होगी माने काफी कंपनी जो है इंडेक्स में, वो भी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रही है अभी। तो वो एक क्लियरली एक ट्रेंड है और उसका कारण तो एक सही बात की कि अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम है, क्योंकि वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। लास्ट 2-3 साल में अगर देखो तो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ अराउंड 20% कैगर से चल रही थी। तो वो अभी ये क्वार्टर में और ये फर्स्ट हाफ के भी नतीजे आ रहे हैं, वहां पे हमें दिख रहे हैं कि हाई सिंगल डिजिट अराउंड 9-10% के आसपास ग्रोथ हो सकती है। तो क्लियरली उसके कारण भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है। और लास्ट 1 महीने से हमने देखा है कि एफआईएस की बड़ी मात्रा में सेलिंग हुई है। इनफैक्ट ये जो मंथ है, अक्टूबर मंथ है, यहाँ अभी लगभग ऑलमोस्ट $8 to 9 बिलियन, ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ 80,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग हुई है। तो उसका भी असर मार्केट के ऊपर हमें दिख रहा है। तो एक करेक्शन जो है वो काफी वाइज है, बिकॉज जो मार्केट में जिस तरह से तेजी हुई थी, तो एक कंसोलिडेशन और एक काइंड ऑफ हेल्दी करेक्शन की नजर से हमें उसे देखना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है इकोनॉमी का और अर्निंग्स ग्रोथ का, वो भी ठीक ही है। ऐसा कुछ मेजर रिस्क नहीं दिख रहा है कोई भी सेक्टर में। हालांकि थोड़ी जो एक्सपेक्टेशंस थी, ओके, उसके मुकाबले जो नतीजे आ रहे हैं वो थोड़े से नीचे आ रहे हैं। इसके लिए मार्केट में थोड़ी करेक्शन हमें दिख रही है। ओके, अच्छा, यहाँ पे मार्क करते हैं सबसे पहले पटेल साहब बैंक्स को। आज हम सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स को देख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को हमने देखा, बहुत सारे बैंक्स अपने नंबर्स के साथ आ चुके हैं। एक वो फियर जो था कि एनआईएम्स यहाँ से सब्सटेंशली रिड्यूस होंगे, वो डिपॉजिट्स को जो मोबिलाइज करने के लिए एक मुहिम या फिर एक जो जद्दोजहद है जिसमें आपको शायद अपने एनआईएम्स को सरेंडर करना पड़े, वो फियर आपको इन नंबर्स में दिखाई दे रहा है क्या अब तक? एनआईएम्स का जो फियर था कि बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स अगर कट होते हैं तो उसका असर रहेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, तो वो इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि रेट कट का भी जो जो अपेक्षा थी, उसके मुकाबले अभी रेट कट्स हमें दिख रहे हैं कि थोड़े से पुश होंगे। इंडिया में इतने जल्दी रेट कट्स नहीं होंगे, बट क्लियरली बैंक्स में एक जो चैलेंज दिख रही है वो है कि डिपॉजिट ग्रोथ भी, और काफी बैंक्स के जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो थे वो काफी ऊपर थे। तो आरबीआई ने बैंक्स को बोला है, कुछ बैंक्स को, कि उसको नीचे लेके आए। तो इसलिए ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर थोड़ी प्रेशर आ रही है। तो आई थिंक उसके कारण बैंक्स के ओवरऑल जो अर्निंग्स ग्रोथ ये साल के है वो वहां पे काफी म्यूटेड रहेंगे। और दूसरी एक चीज हमें दिख रही है कि थोड़ी सी स्ट्रेस दिख रही है कि अनसिक्योर्ड जो बुक है बैंक की, राइट, और रिटेल लोन्स है, वहां पे थोड़ी स्ट्रेस बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ इतनी ज्यादा अलार्मिंग नहीं है। तो ओवरऑल बैंक्स में एक तरह से बोला जाए तो क्रेडिट ग्रोथ में स्लाइड स्लो डाउन एटलीस्ट ये साल के लिए तो दिख रही है। तो इसके कारण बैंक स्टॉक्स, हालांकि बैंक स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी अच्छे लग रहे हैं, बट काफी हद तक मेरे हिसाब से जो कंसर्न थी निम की और से, वो प्राइसेस में ऑलरेडी आई थिंक प्राइस इन हो गई है, मेरे से लगता है। ओके, आईटी पर अब क्या भी बन रहा है? अब सब लार्ज कैप आईटी के नंबर्स आ चुके हैं महेश जी, और नंबर्स मोर और लेस अच्छे थे टीसीएस को छोड़कर। लार्ज कैप आईटी लार्ज कैप आईटी के नंबर्स तो वैसे ठीक थे। इनफैक्ट आईटी एक सेक्टर है जहां पे नंबर्स के नतीजे जो है जहां पे ठीक ठाक आए, कुछ ज्यादा डाउनग्रेड नहीं हुआ है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस भी काफी
कम थी आईटी सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बट ओवरऑल जो कमेंट्री आ रही है वो दिख रहा है कि एक तो बॉटम आउट डेफिनेटली हो गया सेक्टर, यहाँ से धीरे इंप्रूवमेंट होगी, हालांकि जो इंप्रूवमेंट होगी वो काफी स्लो होगी। बीएफएसआई सेक्टर जो है एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पे आईटी कंपनीज केटर करती है, वहाँ पे थोड़ी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कि ओवरऑल आईटी सेक्टर में जो एक्सपेक्टेशन है उसके आसपास ही नतीजे आ रहे हैं। ये साल हमें दिख रहा है कि बड़ी जो आईटी कंपनीज है उनकी ग्रोथ होगी अराउंड 5 to 7% के आसपास, ओके, व्हिच इज रीजनेबल ग्रोथ। और अगले साल ये नंबर हाई सिंगल डिजिट 9-10% के आसपास जाने की संभावना है। ओके, आईटी पे बात हो गई यहाँ पर और बैंक्स पे बात हो गई। एक एक करके पॉकेट्स को और थोड़ा सा यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस अर्निंग सीजन में और जो बड़े डेंट्स पड़े हैं वो है एफएमसीजी, चाहे वो वॉल्यूम्स की फिगर हो, चाहे वो टॉप लाइन के नेगेटिव डाइवर्जेंस हो, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी कम आंकड़े, मार्जिन्स का थोड़ा सा प्रेशर में होना। और आप एफएमसीजी के इस ड्रॉप को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फेज था ना जून से लेके जुलाई अगस्त, एटलीस्ट उस स्पेस में बार बार जब बाजार कोलैप्स हो रहा था एफएमसीजी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग विटनेस कर रहा था, बट सडनली आई थिंक Q2 नंबर्स के बाद ये कोलैप्स, यहाँ पर व्यू क्या है आपको? तो एफएमसीजी में कंज्यूमर में जहाँ पे जितनी अपेक्षा हो रही थी कि वहाँ पे रिकवरी होगी, बिकॉज रूरल इकोनॉमी में मॉनसून के बाद ऐसा लग रहा था कि पिकअप होगी, हालांकि सेकेंड हाफ में उसका ज्यादा असर होगा, बट ओवरऑल जो नतीजे आ रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट कर रही है। तो यहाँ पे एक तो कुछ एफएमसीजी कंपनीज को जनरली इम्पैक्ट भी हो रहा है कि थोड़ा जो D2C कंपनीज है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनीज जो मार्केट में आ रही है डायरेक्टली बिकॉज ऑफ एक्सेस टू डिजिटल चैनल्स, तो उसका भी थोड़ा असर दिख रहा है। उसके कारण थोड़ी मार्केट शेयर लॉस की वजह से ओवरऑल ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं आ रही है। हालांकि बाकी मार्जिन साइड में आई थिंक ऐसा कुछ ज्यादा प्रेशर है नहीं, मार्जिन कमोडिटी प्राइसेस वगैरह स्टेबल है। सो आई मीन नॉर्मली अपेक्षा है कि सेकंड हाफ में अगर रूरल साइड में अगर इम्प्रूवमेंट आती है, जैसे कि खरीफ प्रॉफिट, जैसे कि फार्मिंग रूरल साइड में इनकम लेवल्स भी थोड़े बढ़ रहे हैं, तो सेकंड हाफ में वहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट होती है, बट ओवरऑल सेक्टर में आई थिंक हमारा व्यू है कि ग्रोथ म्यूटेड रहेगी और वैल्यूएशंस वहाँ पे आई मीन ऊपर की तरफ ही है, तो यहाँ पे ज्यादा साइड की संभावना कम दिख रही है इन सेक्टर में। ओके, मीनवाइल एक बार आप निफ्टी लेकर आइए, कंप्लीट कोलैप्स। और दिक्कत यही मार्केट की, जहाँ रैली फेल हो रही है वहाँ से बड़ा कोलैप्स आ रहा है मार्केट में। एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए आप जरा स्क्रीन पर, 40 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी भी अब एग्जैक्टली उस फर्स्ट रेजिस्टेंस को, ऑप्शन जोन को रिजेक्ट कर कर अब 52,000 के नीचे। और मिड कैप इंडेक्स देखिए, मिड कैप मार्केट अब 550 पॉइंट नीचे, यानी कि 1% का इस समय मिड कैप इंडेक्स पर मूव। और एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन यहाँ पर इस समय बहुत ही ख़राब मार्केट का, अब करीब 1:4 का एडवांस डिक्लाइन वापस। ये मार्केट कुछ अलग ही सेंस कर रहा है इस समय। बिल्कुल सेल ऑन रैली की ट्रेड प्ले आउट हो रही है इस मार्केट में, और कोई शायद ट्रेड प्ले आउट हो नहीं रही है। महेश जी, मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट में क्या रिस्क अब इस समय ज़्यादा लग रहे हैं आपको, कंसिडरिंग जो बड़ी रैली हुई थी यहाँ पर? काफी अर्से से हमें चेतावनी दे रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो रैली हुई है लास्ट 2-3 साल में, वो थोड़ी फंडामेंटल से आगे आगे बढ़ गई है। तो वहाँ पे डेफिनेटली जो वैल्यूएशंस है वो लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से काफी ऊपर है, तो वहाँ पे डेफिनेटली रिस्क लग रही है। बिकॉज यहाँ पे जिस तरह से लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक्स ऊपर आए थे, वो अगर लिक्विडिटी अगर निकलती है अंडर परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे डेफिनेटली रिस्क ज्यादा दिख रही है। और ओवरऑल ग्रोथ भी जो है, अर्निंग्स ग्रोथ जो दिख रही थी, वो मिड कैप स्मॉल कैप में भी वो थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई दिख रही है अर्निंग्स ग्रोथ में। और तो इसके कारण ये सेक्टर में अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ गई। इनफैक्ट मैंने जैसे बात की कि लास्ट 3-4 महीने से इलेक्शन के बाद ओवरऑल मार्केट की ब्रेड्थ कम हो रही है, राइट? तो उसका असर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पे ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ी करेक्शन की संभावना है मिड कैप स्मॉल कैप में। इन्वेस्टर को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, बिकॉज
यहाँ पे अगर मार्केट में करेक्शन होती है तो इसमें ज़्यादा ड्रॉडाउन्स हो सकते हैं। अच्छा महेश सर, एक और बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे यहाँ पे, मतलब इस बाज़ार की कूलिंग ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, कहीं पहले, मतलब जैसे ही चुनाव के नतीजे आए थे, पीएसयूज़ में कूलिंग ऑफ शुरू हो गई थी। वो एक्सट्रीम जो बन गया था पीक, उसके बाद अब चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ओएमसीज हों, चाहे रेलवेज़ हों, इवन द पीएसयू बैंक्स, इस आई थिंक कूलिंग ऑफ से पहले वहाँ पे कूलिंग ऑफ शुरू हो चुकी थी। आपको ये इस वक्त के प्राइस इन एंटायर पीएसयू बास्केट, जहाँ पे स्पेशली रिटेल काफ़ी ट्रैप्ड है सर, कैसे लग रहे हैं ये प्राइस? ये इस प्राइस पे कोई थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करने चाहिए या फिर अभी भी अवॉइड कैटेगरी में प्लेस करेंगे आप इसको? सो पीएसयू सेक्टर अगेन लास्ट ईयर अगर कैलेंडर ईयर में देखा जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सबसे टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी थी, राइट? काफी फर्ज बढ़िया रिटर्न दिए थे और काफी मात्रा में स्टॉक्स की री रेटिंग हुई, स्पेशली डिफेंस, रेलवेज, ये जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे आउटलुक तो अच्छा ही था, बट जो री रेटिंग हुई थी वो काफी बड़ी मात्रा में हुई थी, तो इसलिए हमें वहाँ पे अभी एक कूल ऑफ और एक करेक्शन जैसी फेज दिख रही है। और अगर लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए पीएसयू जो स्टॉक्स है कोई भी सेक्टर में हो, हालांकि आई मीन डिफेंस में हो, रेलवेज में हो, यूटिलिटीज में हो, ऑयल एंड गैस में, वो लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी ऊपर है। हालांकि एक बात तो सही है कि काफी पीएसयूज के जो परफॉर्मेंस है जो पहले हुआ करता उसके मुकाबले काफी अच्छा है। उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ प्रोफाइल है, उनके जो रिटर्न रेशियोज हैं, उनके डिविडेंड पे आउट काफी अच्छे हैं। तो तो एक तरफ से फंडामेंटली पीएसयू कंपनीज जो 5-6 साल 3-4 साल पहले थी उसके मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो एक मेरे हिसाब से जो एक नॉर्मलाइजेशन हो रही है पीएसयू में, और अच्छी कंपनी जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर अगर देखा जाए पीएसयू पैक में, तो वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी काफी ठीक-ठाक ही है, ऐसे कुछ महँगे नहीं हैं। तो वहाँ पे अभी भी पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस नॉर्मल है, और पीएसयू नॉर्मली इकोनॉमी को लिंक रहती है, कोर टू द इकोनॉमी है, राइट? तो वहाँ पे अगर इकोनॉमी अगर अच्छी करती है डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो पीएसयूज़ को भी आई मीन उनकी ग्रोथ आउटलुक जो है काफ़ी स्टेबल हो सकती है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी, और बात करने के लिए हमसे इन सब टॉपिक्स पर।